బర్త్డే పార్టీలైనా, పెళ్లి వేడుకలైనా, సాంప్రదాయ పండుగలైనా, ఇలా ఏ సంబరాలలోనైనా ఆహారం మరియు డెకరేషన్ తప్పనిసరి అంశాలు. మన సంబరాలను అందంగా జరుపుకోవడానికి, అతిథులకు తనివి తీరా ఆస్వాదించడానికి వివిధ రకాల వంటకాలు ఏర్పాటుకు మన లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు పెడతాం. కానీ ఈ వేడుకలు ముగిసిన తర్వాత ఈ వందలాది కేజీల డెకరేషన్కి, మన ఆహార ఏర్పాట్ల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలకి ఏమవుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అన్నిటినీ కలిపేసి కాల్చివేయడం కానీ, నీటి కాలువలో పడేయడం కానీ, లేదా ఊరవతలున్న డంప్ యార్డ్లలో పడేయడం కానీ సహజంగా జరిగే పద్ధతి. అంటే మన వేడుకల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలే మనం తాగే నీటిని, పీల్చే గాలిని, తినే తిండిని కలుషితం చేస్తున్నాయన్నమాట. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ. కానీ ఇలాంటి హానికరమైన పరిణామాలకు తోడ్పడేలాగా వేడుకలను జరుపుకోవడం మన ఉద్దేశం కాదు కదా. తెలియకో ఆలోచించకో అయ్యో ఇలా చేశామేంటి అని బాధపడుతున్నారా? గతం గతహ అన్నారు పెద్దలు. ఇకపై జరుపుకోబోయే వేడుకలను ఇంకొంచెం బాధ్యతావహితంగా జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నారా? మీ ఆశను నిజం చేయడానికే మేమున్నాము. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ వేడుకకు 2 వారాల ముందు ఈ నంబరుపై కాల్ చేసి మీ వేడుక యొక్క వివరాలు మాకు అందజేయండి. మీ వేడుక ముగిసిన తర్వాత మీ డెకరేషన్ వ్యర్థాలను, ఇతర బయోడిగ్రేడబుల్ వ్యర్థాలను మేము తీసుకొని మా ఆశ్రయంలో ఎరువుగా మారుస్తాం. వేడుకలలో బయోడిగ్రేడబుల్ వ్యర్థాలను విడిగా సేకరించడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? మనకు ఉండే వందలాది పనులలో ఇంకొక తలనొప్ప అని సంకోచిస్తున్నారా? నిరుత్సాహపడకండి. మీ వేడుకకు 1 నెల ముందు మమ్మల్ని సంప్రదించినట్లయితే అసలు మీ వేడుకలో వ్యర్థాలనే తగ్గించేటట్లుగా కొన్ని పద్ధతులు తెలియజేస్తాం. అదే కాకుండా మీ వేడుక రోజు వ్యర్థాలను విడివిడిగా సేకరించడానికి మా టీంని పంపించి సహాయం అందజేస్తాం. మీకు ఎటువంటి అదనపు భారం పెంచకుండా ప్రకృతిని మెప్పించడమే మా ధ్యేయం. మా ధ్యేయం మీకు నచ్చితే మీ స్నేహితులకు, చుట్టాలకి కూడా మా గురించి తెలియజేయండి. आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आपने देखा कि ई रूपी को लॉन्च किया गया, इसको लेकर मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाया था कि होलसेल वाला एक अलग सेगमेंट है। होलसेल वाला जो ई रूपी है, जो डिजिटल रूपी है, वो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स हो गए, वो आपस में यूज करेंगे। लेकिन जो रिटेल वाला जो ई रूपी है, उसको हम जैसे लोग, हम और आप, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेंड करते हैं पैसा, तो वो सारी चीजें की जाएंगी। और भारत उन चुनिंदा देशों में से बन गया है जिसने डिजिटल रूपी की शुरुआत की है। और ये डिजिटल रूपी, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी आपका डिजिटल करेंसी है। लेकिन जब सेंट्रल बैंक इसको जारी करती है, जैसे भारत के अंदर आरबीआई, इन्होंने जारी किया, इसको हम कहेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और ई रूपी बेसिकली क्या है कि जो कैश है आज के डेट में, और जो कॉइन्स है जो अलग अलग डिनोमिनेशंस में आते हैं, जैसे कि मान लो 10 रुपए का नोट आता है, 50 रुपए का नोट आता है, 100 रुपए का नोट आता है, उसी डिनोमिनेशन में ये जो ई रूपी है उसको भी लॉन्च किया गया है। और ये आपके मोबाइल फोन में होगा। जैसे कि आप नॉर्मल पेमेंट करते हो ना आजकल यूपीआई या फिर पेटीएम के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, सेम उसी प्रकार से आप ई रूपी का भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। लेकिन इसमें टेक्निकल चीज ध्यान रखना है कि जो पैसा है वो आपके फोन में नहीं है, वो आपके एक अकाउंट में है जो कि आरबीआई के पास मेंटेन होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जो आपका ई रूपी है, मान लो मैं कहता हूं आपके पास 10,000 ई रूपी है, तो 10,000 ई रूपी का ट्रांजैक्शन आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, फोन से कर सकते हो। लेकिन ये जो अकाउंट है ना, बेसिकली ये किसी बैंक खाते के अंदर नहीं है। ये जो पैसा 10,000 ई रूपी रखा हुआ है, वो आरबीआई के पास एक अकाउंट है आपका, उसमें ये रखा हुआ है बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली। लेकिन इससे आपको कोई जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मली अगर हम अपना कोई पैसा फिजिकल करेंसी बैंक के अंदर रखते हैं, बैंक के खाते के अंदर रखते हैं, उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ पैसा क्या कर सकते हैं कि आप अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि इसमें यहां पर जब ऑफलाइन, मान लो आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, तो आप सिंपली आप वो पैसा जो है इजीली बिना इंटरनेट के भी भेज पाएंगे। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन यहां पर यह है कि इससे अचीव क्या होने वाला है।
इससे हासिल क्या होने वाला है। देखिए यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो पेपर करेंसी होता है, जो मेटल कॉइन्स होते हैं, जिसको बनाने का खर्चा होता है, वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। तो जो पेड़ को बचाने की बात होती है, एनवायरमेंट को सेव करने की बात होती है, एक तो ये हो गया। दूसरा यहां पर क्या है कि आपको एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करने का झंझट नहीं है। देखो जैसे कि मान लो आप कहीं पर जा रहे हो, किसी शॉप पर जा रहे हो, आपको 100 रुपए पेमेंट करना है, ठीक है। अब मान लो कि उस शॉप पे 100 रुपए का पेमेंट करना है, या तो आपके पास 100 रुपए का नोट हो, तब तो आप इजीली उसको दे सकते हो, एक तो ये हो गया। मान लीजिए आपके पास नोट नहीं है और वो जो दुकानदार है वो किसी प्रकार का जो है पेटीएम से या फिर किसी भी डिजिटल माध्यम से पेमेंट नहीं लेता है वो शॉप वाला, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आपको एटीएम जाना पड़ेगा, पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे और तब आप उसको 100 रुपया दोगे। लेकिन इस केस में क्या है कि आप डायरेक्टली ये जो पैसा है ई रूपी, वो आप सिंपली इस दुकानदार को डिजिटल माध्यम से दे सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, कि ये बेसिकली फिजिकल करेंसी जैसा ही है, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये डिजिटल के फॉर्म में है। एंड इट कैन बी यूज्ड इवन बाय दोज हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि जब आप पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक का खाता होना जरूरी है, तभी तो आप कर पा रहे हो, राइट। लेकिन डिजिटल रूपी के केस में, ई रूपी के केस में आपको किसी बैंक के साथ खाता नहीं रखना है, क्योंकि वो खाता कहां चल रहा है, आपका आरबीआई वाले वॉलेट में चल रहा है, आरबीआई के साथ डायरेक्टली है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो डेबिट क्रेडिट आरबीआई के माध्यम से होता है, और ये काफी ज्यादा सिक्योर है, एफिशिएंट है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। लेकिन अब आपके मन में ये एक बड़ा सवाल आएगा जिसको लेकर पूरा डिबेट चल रहा है कि ये जो चीजें, जो बेनिफिट मैंने आपको बताया कि यहां पर कैश विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी और चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी यूपीआई से हो रही है। यहां पर जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर पेपर का एक्सचेंज थोड़ी हो रहा है, पेपर कैश का, ये तो डिजिटली हो रहा है। तो जब ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, गूगल पे है आज के डेट में, फोन पे है, पेटीएम है, तो उसके बावजूद भी ई रूपी कैसे चलेगा? लोग ई रूपी को क्यों अपनाएंगे? लोग सिंपली यूपीआई जैसा यूज करते आ रहे हैं, वैसा ही करेंगे। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि कैशलेस, काफी हद तक जो हमारे समाज में चीजें कैशलेस होती जा रही हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल है यूपीआई का। यूपीआई का सक्सेस अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में 1000% बढ़ा है, उसका जो ट्रांजैक्शन है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, 1000% बढ़ा है। एंड पीपल यूज यूपीआई, छोटे से छोटा अमाउंट, चाहे वो 10 रुपए का अमाउंट हो, 20 रुपए का अमाउंट हो, उससे लेकर 10 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख तक का जो अमाउंट का ट्रांजैक्शन है वो लोग यूपीआई से करने लगे हैं। सो इट इज अ मैकेनिज्म टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो अगर हम कैशलेस के टर्म में देखें तो यूपीआई वो रोल ऑलरेडी प्ले कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई यूपीआई का जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं ई रूपी के ग्रोथ को रोक सकता है। लेकिन यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखने वाली वो ये है कि अभी तक क्या है कि जो भी हम यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या आपके ऊपर कोई चार्ज लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता है, राइट। लेकिन आपको समझना है कि जब भी आप कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो, उसका कॉस्ट इनकर होता है, बैंकों को वो भुगतान भरना पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप आईएमपीएस ट्रांसफर करते हैं कहीं पर भी, राइट, आप कहीं पर एनईएफटी ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए बैंक कुछ चार्ज करती हैं। लेकिन यूपीआई के लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार ने मना कर रखा है। जो एमडीआर होता है ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वो सरकार ने 0 कर रखा है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर क्या है कि सरकार सब्सिडी देती है। अब देखोगे, अगर आप यहां पर देख सकते हो, हर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर, ध्यान से समझना, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, हर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। यहां पर जो स्टडी किया गया था उसके हिसाब से 2 रुपए का खर्चा आता है। मतलब आप किसी को मान लो 800 रुपए भेज रहे हो, 800 रुपए आप किसी दूसरे के खाते में भेज रहे हैं, आपको तो एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लग रहा है वो पैसा ट्रांसफर करने का। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो बैंक शामिल हैं, जो स्टेक होल्डर शामिल हैं, उनको 2 रुपए का खर्चा आता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डेबिट करना, क्रेडिट करना, और साथ ही साथ बैंक के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी पे करना, और इसका पूरा सिस्टम डेवलप करना, इनके लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो खर्चा कहां से आएगा? अभी अगर आप देखोगे 2021-22 में जो फाइनेंशियल ईयर चल गया है आपका, उसमें लगभग 84 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे। इसका टोटल जो कॉस्ट आया है यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का, वो करीब 8400 करोड़ बताया जा रहा है। और इस साल जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है वो लगभग आप समझिए 120 लाख करोड़ होने वाला है।
अब 120 लाख करोड़ होने वाला है, मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 12-13 हजार करोड़ आएगी। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी कहां प्रोवाइड करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है सिर्फ 1300 करोड़ रुपए का। तो यहां पर सरकार पूरा सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट का बर्डन है वो बैंकों के ऊपर जाता है। और इसलिए कहीं ना कहीं जो बैंक हैं वो अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक क्यों काम करते हैं? बैंक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करते हैं। और इसीलिए रिसेंटली आपको याद होगा आरबीआई ने यहां पर एक डिस्कशन स्टार्ट किया था कि क्या हमें यूपीआई के ऊपर जो एमडीआर चार्जेस है, जो वैल्यू है, जो यहां पर कुछ चार्जेस है, क्या हमें यूपीआई के ऊपर लगानी चाहिए कि नहीं। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई, इसको लेकर हंगामा हो गया काफी ज्यादा और गवर्नमेंट ने इसको नकार दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लगाएंगे। तो यहां पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है यूपीआई और डिजिटल करेंसी में, वो यह है कि यूपीआई एक पेमेंट का मैकेनिज्म है, वो अपने आप में कोई करेंसी थोड़ी है। यूपीआई के माध्यम से आप पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं, लेकिन जो ई रूपी है वो अपने आप में ही करेंसी है। तो यहां पर जब आप ई रूपी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेज रहे हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, यहां पर कोई बैंक शामिल नहीं है। और इसी की वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक, ध्यान रखिएगा, जब तक यूपीआई फ्री है तब तक तो लोग यूपीआई को ही यूज करेंगे। ई रूपी को शायद क्यों कोई यूज करेगा? जब तक यूपीआई चल रहा है लोग इसको करेंगे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे यूपीआई के ऊपर चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप समझो, आज नहीं तो कल आपको यूपीआई के ऊपर चार्ज लगना है, थोड़ा बहुत ही, चाहे 50 पैसा, 1 रुपए, 2 रुपए, जो भी चार्ज है वो लगना है आगे चलकर। लेकिन ई रूपी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे यूपीआई के ऊपर चार्ज लगना स्टार्ट होगा, लोग ई रूपी की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसीलिए बोला जा रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब कि समाज के अंदर हमारे यूपीआई भी वर्क करेगा और साथ ही साथ काफी हद तक ई रूपी भी वर्क करेगा, और दोनों चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक की जीत होगी या दूसरे की हार होगी। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज है, उसको आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ई रूपी और जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। देखो, जैसे बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन भी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, और जो सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने ई रूपी बनाया है, ये भी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल करता है। तो दोनों सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन बिटकॉइन वगैरह जैसी जो चीजें हैं वो काफी अनोनिमस हैं, मतलब कि आप किसको ये बिटकॉइन भेज रहे हो, किससे ले रहे हो, ये किसी को नहीं पता चलता। लेकिन ई रूपी के केस में सारा डेटा यहां पर आरबीआई के पास रिकॉर्ड फॉर्म में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि ये अनोनिमिटी को लूज कर जाता है। इसके अलावा यहां पर एक बड़ी चीज जो मैं आपसे पूछ रहा था स्टार्टिंग में, कि इससे बैंकों को क्या खतरा है। जो ई रूपी है, यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बैंकों को काफी सारे रिस्क हो सकते हैं। अब देखो, रिस्क क्या है? जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप समझिए कि जो इंटरेस्ट रेट है जब एकदम नीचे चला जाता है, अभी आपको याद होगा कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो सारे सेंट्रल बैंक ने क्या किया था, जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, उसको क्या किया था, एकदम कम कर दिया था। तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे हो जाता है तो लोग क्या करेंगे कि अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट से ई रूपी में चेंज करवा सकते हैं। जो डिजिटल करेंसी है ना, ये जो सेंट्रल बैंक ने चालू किया है, हो सकता है कि उसको इस फॉर्म में यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि उससे कोई बहुत लॉस तो है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी यहां पर कम मिल रहा है। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, ठीक है, कि हो सकता है कि जब लोग अपना काफी सारा पैसा डिजिटल करेंसी में शिफ्ट करा लेंगे, तो जब डिजिटल करेंसी में होगा तो डिजिटल करेंसी का मतलब ये थोड़ी है कि वो बैंकों के पास है, वो तो आपके पास है, आरबीआई के साथ है एक वॉलेट में, जो मैंने आपको बताया था। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बैंकों की जो क्षमता है लोन देने की, वो कम हो जाएगी। आज के डेट में बैंक लोन क्यों दे पाते हैं? जब आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में जब आप बैंक के पास जमा कर देते हो काफी सारा पैसा, तभी तो वो फिर लोन पे देते हैं। ये इसी तरह से बैंक वर्क करता है। लेकिन अगर यहां पर लोग बहुत सारा पैसा बैंक के अंदर ना रख के सिर्फ डिजिटल फॉर्म में, ई रूपी के फॉर्म में अपना रख देंगे, तो उस केस में यहां पर बैंक के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए, ये सब काफी सारे प्रेडिक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक कि आगे चलकर चीजें सुधरेंगी, यहां पर इसको देखा जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। बट आई होप कि ये जो वीडियो था ये आपके लिए एक एनालिसिस था, बताने के लिए था किस तरह से चीजें चल रही हैं, यहां पर डिफरेंस क्या है। एंड आई होप कि आपको काफी कुछ इंसाइट्स मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी के अंदर आपको पता है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, आपको पता होगा, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज आते हैं। आपको बताना है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में से कौन सा इसमें नहीं आता है, कौन सा इंडस्ट्री नहीं आता है।